सो हेलो 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 हेलो, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑप्शन यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल पर। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी की क्लासेस में आज का जो क्लास होने वाला है उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ तो लेक्चर नंबर 1 दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग लेक्चर नंबर क्या कर लीजिएगा, इसको आप लोग जो है ये लेक्चर नंबर हमारा क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। कौन सा होने वाला है, बोलो भाई। ये हमारा लेक्चर नंबर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, ठीक है ना। इसको एन और डी कर देने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे ने क्लासेस को बहुत ही बेहतर तरीके से किया होगा, आपको क्लासेस काफी अच्छी लगी होंगी। और अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं तो 100% ये मान लीजिए कि जैसे आपका सिलेबस खत्म होता है, आप सेकेंड फिजिक्स स्टार्ट तो करिए, लेकिन साथ में फिजिक्स फर्स्ट का रिवीजन भी करते रहिए, ताकि चीजें हम भूले ना, नहीं तो जहां से हम शुरू किए थे वहीं पे फिर से पहुंच जाएंगे। क्लियर है ना। तो जो चीजें डिफिकल्ट हो उसको टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहना है। जैसे बाइक होती है, बाइक में एक बार पेट्रोल डला लो, बाइक जिंदगी भर चल ले, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या, बाइक को चलाने के लिए उसमें टाइम टाइम पे उसमें पेट्रोल चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा माइंड है, माइंड में किसी चीज को रखने के लिए उसको टाइम टाइम पर इसमें नॉलेज को पेट्रोल की तरीके डालना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो बैटरी वाली में क्या फ्यूल नहीं होता है, उसमें फ्यूल नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो जाता है ना, एक प्रकार का फ्यूल ही तो है। बिना चार्ज किए क्या बैटरी चलेगी, नहीं चलेगी, टाइम टाइम पे चार्ज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ज्यादा हम बातचीत नहीं करना चाहेंगे क्लासेस के बीच में। और बेटा हम क्लासेस को जो है स्टार्ट करते हैं। तो आपको एकदम शानदार लेवल पर पढ़ाया जा रहा है, पूरे चैप्टर्स को आसान वे में पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको चीजें जो है कठिन लगने के बजाय चीजें आसान लगने लग जाए, इस तरीके से आपको जो है वो पढ़ाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो भी होंगे सब होंगे। क्लियर। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। यही आप जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं उसका ऑफलाइन क्लासेस जो है वो इसी नाम से चलता है, जो कि ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बस आप लोग जान जाए यही काफी है। क्लियर। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आज की जो लाइन है वो ये है कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदरों पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। अगर समंदर देखकर कोई लड़ गया होता तो वहां पर आज लंका पे विजय प्राप्त नहीं होती। तो अगर जो लक्ष्य को देख के घबरा जाएगा वो कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी विपदा आए, अगर कहीं पर मुश्किल है तो तुमको संकट मोचन बन के वहां पर खड़े होना ही पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े हम युद्ध जीत नहीं सकते, चाहे वो किताबी युद्ध हो और चाहे वो युद्ध के मैदान का युद्ध हो। बिना संघर्ष के हम कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते। ठीक है। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए चलते हैं हम क्लासेस पर। और आज की जो क्लासेस में बेटा हमको पढ़ना है वो सबसे पहले क्या पढ़ना है, कल हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। तो आज हम वही करेंगे क्या कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में जो अंतर होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उन्हीं दोनों धाराओं में जो अंतर होता है हम उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने पहले लेक्चर पर, जो कि आपका प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या है, बोलो। तो एक तरफ मैंने इस तरीके से कॉलम बना लिया है एसी करंट का, और एक तरफ मैंने कॉलम बना लिया है किस करंट का, डीसी करंट का कॉलम बना लिया है। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, शुरू किया जाए क्लासेस को। तैयार हैं, आर यू रेडी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्यावर्ती धारा का दिशा भी बदलता है और मान दोनों बदलता है। तो इसमें वही बात लिखा है कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, वह विद्युत धारा है जो समय के साथ क्या होती है, आवर्ती रूप से अपनी दिशा को और अपने परिमाण को क्या करती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन अगर मैं दिष्ट धारा की यही बात करूंगा तो यह हमेशा क्या होती है, एक ही दिशा में बहती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मतलब इसमें दिशा चेंज नहीं होती है। परिमाण चेंज होगा, परिमाण चेंज हो सकता है,
लेकिन दिशा चेंज नहीं होती है। क्लियर? किसमें? डीसी करंट में। ठीक है, आगे क्या बात करेंगे? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि यह धारा रासायनिक प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करती है। यह धारा रासायनिक प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करती है। जैसे रासायनिक प्रभाव की बात करें, जैसे बैटरी देखा होगा, बैटरी में लिक्विड भरा रहता है कि नहीं? बोलो। तो उसमें एक कैथोड की छड़ और एक एनोड की छड़ होती है कि नहीं? तो क्या उसमें एसी करंट के लिए वो बैटरी बनाई जाती है? बैटरी में डीसी करंट होता है ना, तो एसी करंट का यूज बैटरी में नहीं किया जाता। और बैटरी में केमिकल वगैरह होता है कि नहीं होता है? तो बैटरी में केमिकल होता है, तो विद्युत एसी वाला बिजली वाला करंट बैटरी में नहीं रहता है, डीसी रहता है। देखे होगे इन्वर्टर लगा रहता है, जब चार्ज करते होगे तो इन्वर्टर से बैटरी में करंट जाता है, तो वो क्या काम करता है? एसी को डीसी में बदल कर बैटरी के अंदर भेजता है। समझ में आया? तो कहने का मतलब बैटरी में रासायनिक प्रभाव होता है, जो ऑयल वगैरह भरा रहता है उसमें, जो वाटर वगैरह भरा रहता है उसमें रिएक्शन होती है। क्या होता है? रिएक्शन। और जहां रिएक्शन हो वहां रासायनिक प्रभाव। लेकिन बिजली वाले जो एसी वाला करंट है उसके लिए रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। रासायनिक प्रभाव किसमें प्रदर्शित होगा? डीसी में। और साथ ही डीसी करंट जो है वो चुंबकीय प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। कैसे? किसी तार के पास किसी चुंबकीय सुई को ले जाओ जो हिलती डुलती है, डीसी करंट, बैटरी से निकलने वाला जो करंट है, उसके तार के पास एक चुंबकीय सुई होती है, नॉर्थ और साउथ में घूमती है, उसको उसके पास लेकर जाओगे ना तो चुंबकीय सुई हिलने डुलने लगेगी। तो मतलब चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करेगा अगर सुई हिलेगी। और एसी करंट के पास इसके पास लाओगे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। समझ में आया? लेकिन अगर यही बैटरी से कोई तार निकला हुआ है तो उसके पास चुंबकीय सुई ले जाओगे तो वो हिलेगी डुलेगी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। समझ में आया? तो ये चुंबकीय प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। साथ में ऊष्मीय प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? ऊष्मीय प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। ऊष्मा तो निकलती ही है ना। तो समझ में आया कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो केवल ऊष्मीय प्रभाव, देखो ऊष्मीय एसी करंट से भी ऊष्मा निकलती है, प्रेस हो गया, हीटर हो गया, एसी करंट से चलता है कि नहीं? तो एसी करंट सिर्फ ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। क्लियर? लेकिन जो हमारा डीसी करंट है वो रासायनिक प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, चुंबकीय प्रभाव भी प्रदर्शित करता है और ऊष्मीय प्रभाव, तीनों प्रदर्शित करता है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है? इस धारा को मापने वाला जो डिवाइस होता है वो ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को मेजर करते हो तो वो जो डिवाइस बनता है वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, गर्म होने से पता चलता है। ठीक है ना? लेकिन डीसी करंट को मापने वाला जो डिवाइस होता है वो चुंबकीय प्रभाव पर होता है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। समझ में आया? और इस धारा का उपयोग, कौन सी धारा का? एसी धारा का उपयोग जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसमें एसी करंट का ही यूज करते हैं। ठीक है? डीसी का नहीं। और इस धारा का उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता है। बात समझ में आया? और यह धारा ज्यादा खतरनाक होती है। कौन सी? एसी वाली धारा जो है ये ज्यादा खतरनाक होती है। किससे? यह एसी से कम खतरनाक है। ये धारा डीसी जो है, एसी जो है वो डीसी से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन डीसी वाली जो धारा है वो एसी से कम खतरनाक है। बिजली वाला तार पकड़ लोगे हो सकता है निपट जाओ, लेकिन बैटरी वाले से जो करंट निकलता है उसको हम लोग छू भी सकते हैं। बैटरी से जो तार जुड़ा रहता है हम लोग पकड़ लेते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इसको पकड़ के दिखाओ, ना भरोसा हो तो आओ एक लोग और ट्राई करो एक बार, मजा आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो फिजिक्स गलत। समझ में आया? आगे क्या कह रहा है? अगर हमें प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करना है, किसको? जैसे हम चाहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा बहुत ज्यादा मात्रा में जा रही है, हमको इतने की जरूरत नहीं है, हमको थोड़ा लिमिट लगाना है उस पर, तो उसके लिए हम पता है किसका यूज करेंगे? चोक कुंडली का। जैसे लड़का बिगड़ रहा है तो उसके लिए कौन चाहिए? पिताजी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। लड़के को नियंत्रित करने के लिए कौन चाहिए? पिताजी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसी तरीके से प्रत्यावर्ती धारा का नियंत्रित करना है तो चोक कुंडली का यूज। और आगे अभी हम सिलेबस में तुमको चोक कुंडली
पढ़ाएंगे आने वाला है आगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर क्या 3-4 लेक्चर के बाद, ठीक है ना। लेकिन डीसी करंट को नियंत्रित करने के लिए हम लोग प्रतिरोध का यूज करते हैं, जो करे धारा का विरोध, जो करे धारा का विरोध, वही तो होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का यूज हम डीसी करंट के लिए करते हैं। क्लियर। आगे, इस धारा का अधिकांश भाग तार की सतह पर बहता है। इस धारा का अधिकांश भाग, कौन सी धारा का? एसी करंट जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ना, उसका जो अधिकांश भाग है वो तार की सतह पर बहता है। जैसे ये तार है, मान लो एक कॉपर का ये तार है, इस पे ये जो आवरण चढ़ा होता है विद्युत रोधी, जिसकी वजह से करंट नहीं लगता, मान लो ये इसके ऊपर नहीं चढ़ा है, ये एक खुला वायर है। जैसे तार के अंदर से जो करंट बहता है, इसके अंदर जो कॉपर लगा रहता है ना, बोलो, तार को छीलते हैं तो अंदर जो होता है उसी पे करंट बहता है ना, तो मान लो ये वही है अंदर वाला मटेरियल। क्लियर। तो अगर हम बात करें बेटा, तो ये तार की जो सतह है ऊपर ऊपर, एसी करंट इस पे से बहता है, ठीक है। लेकिन डीसी की बात करूं तो जैसे कोई पाइप होता है और पाइप में पानी अंदर से बहता है ना, तो डीसी करंट उस तरीके से बहता है, लेकिन एसी करंट उस पाइप के ऊपर ऊपर बहेगा। जैसे सपोज मैं बना लेता हूं एक पाइप ऐसे, क्या बना लेता हूं, एक सपोज ऐसे पाइप बना लिया ये, और ये एक तार भी है, इसको तार की तरीके समझना। तो डीसी करंट जो होगा, ये इसका डीसी करंट का ज्यादा भाग इसके अंदर से बहेगा, अंदर से ऐसे ज्यादा भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एसी करंट जो होगा वो ऊपर ऊपर ज्यादा भाग बहेगा। समझ में आया? क्लियर है ना। तो इसी वजह से हम एसी को पकड़ते हैं तो डांस करा देता है। किए हो कि नहीं कभी? बिजली ने कभी डांस कराया? बोलो। बढ़िया से कराता है, क्यों? पूरी बॉडी एक बार में नीचे से ऊपर तक। क्लियर। तो कहने का कि इस धारा का अधिकांश भाग तार की सतह पर बहता है। कौन सी धारा का? एसी करंट का। लेकिन डीसी का अधिकांश भाग जो है वो क्या होता है? बोलो। अधिकांश भाग तार के अंदर से बहता है। क्लियर। अब इस धारा को प्रवाहित करने के लिए कई पतले तारों को भांज कर बनाया जाता है। बिजली का तार देखा है, ऐसे एक के दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे लिपटा रहता है। क्यों भाई? कई तार एक दूसरे के ऊपर लिपटा रहता है ना, उसको छीलते जाओ, एक निकाल लो, दो निकाल लो, तीन निकाल लो, चार निकाल लो, होता कि नहीं? तो एसी करंट के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम कई तारों को एक दूसरे के ऊपर लपेट कर बनाते हैं। लेकिन अगर बात डीसी करंट के लिए अच्छा वायर यूज करोगे तो वो एक सिंगल वायर ऐसे होना चाहिए। क्लियर। जैसे केबल वगैरह देखते हो, केबल में एक अकेला तार लगा रहता है। क्यों? होता कि नहीं? ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा का यूज चुंबक बनाने में नहीं किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में प्रत्यावर्ती धारा का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन विद्युत चुंबक बनाने में डीसी करंट का यूज करते हैं। बात समझ में आया? तो ये है हमारा प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो हम लोग को इसको यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। और ये मान के चलो पूरा चैप्टर बहुत ही आसान है अगर समझ लोगे अच्छे से, तो मन लगा के पढ़ोगे तो। नहीं तो कहने का कुछ भी आसान होता ही नहीं है। कोई भी काम आसान नहीं है, करने से चीजें आसान हो ही जाती है। क्लियर है? चलते हैं आगे। अब देखते हैं क्या है आगे का टॉपिक। तो आगे का टॉपिक जो है वो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान को हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर। लेकिन उससे पहले कि लिखा है क्या, परिंदों को कभी उड़ना सिखाया नहीं जाता। ठीक है, कि परिंदों को कभी उड़ना नहीं सिखाया जाता, वो खुद ही माप लेते हैं ऊंचाई आसमान की, रखते हैं वो जज्बा आसमान छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने का। क्लियर। तो अगर किसी चीज को एक बार लग गए हो ना, तो इतने उत्साह के साथ लग जाओ कि अगर हम फेल भी हो जाएं तो हमारा अनुभव रहेगा
कि हम इस काम को इतने दिलचस्पी के साथ किए थे। समझ में आया? और गिरकर उठने वाले को ही क्या कहते हैं? गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। ये तो सुना ही होगा ना। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और टेंशन कैसे दोगे भाई? मेहनत से, लगन से, उत्साह के साथ, जज्बा होना चाहिए। माता पिता का नाम सर बनाना है कि नहीं? चाहते हो डूब जाए? चाहते हो? चाहते हो माता पिता का नाम ना हो? नहीं चाहते हो ना? तो कुछ ऐसा करके जाओ ना, तो एक दिन कहें, हाँ बिटिया मुझे पता था तुम मेरा नाम एक दिन रोशन जरूर करोगी। हाँ बेटा मुझे पता था तुम एक दिन अच्छा जरूर करोगे। और यही शब्द जिस दिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बोल रहे, समझ लो तुमने दुनिया की जंग जीत ली है। समझ पाए कि नहीं? तो अपने ऊपर थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन बना के रखो, आत्मविश्वास अपने अंदर रखो कि हम करके दिखाएंगे। वही जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। किसको? बोर्ड एग्जाम को। क्लियर? इंस्पायरेशन स्कॉलरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, और हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से पैसा हमको लेना है। काय के लिए लेना है? अपनी पढ़ाई के लिए। 5 साल, 1 साल नहीं, 5 साल तक। तो बताओ बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? बढ़िया ना? अरे 1 ही साल मिल जाए बहुत है। 10,000 लगा के 80,000 मिल जाए तो मुश्किल है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है मेरे पास पैसा बहुत है, मुझसे ले सको तो ले लो। अब कैसे निकलवाओगे? मेहनत से, रिजल्ट से। कब निकलेगा? जब रिजल्ट 90 आएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पढ़ना है। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो देखो, सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पढ़ने से पहले मैं लिख देता हूं कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। मतलब धारा, और औसत मान मतलब एवरेज वैल्यू बराबर कितना होता है? 0 होता है। अभी हमको इस बात को क्या करना है? इस बात को बेहतर तरीके से क्या करना है? प्रूव भी करना है। क्लियर? तो मैं यही लिखूंगा क्या कि एक पूरे चक्कर में, एक पूरा चक्कर कब होता है? जब आधा चक्कर ऊपर और आधा चक्कर नीचे। तो इसी को तो एक पूरा चक्कर बोलते हैं। कल बताया था ये बात को। जितनी चीजें पर डे पढ़ाए वो याद भी होनी चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा सुंदर तरीके से, कि प्रत्यावर्ती धारा के, क्या लिखूंगा कि प्रत्यावर्ती धारा के एक, बोलो, एक पूर्ण चक्र का क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र का, बोलो, औसत मान जो होता है वो कितना होता है? औसत मान जो है हमारा वो क्या होता है? 0 होता है। तो वही लिखा है कि आई मतलब प्रत्यावर्ती धारा हो गए, एवरेज मतलब औसत मान जो है वो बराबर किसके होता है? 0 के होता है। बोलो इतने बात में कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? दिव्यांशी सर पे हाथ रख के कहाँ देख रही हो? हमको मत बताओ मैं देख रहा हूँ कहाँ देख रही हो। ठीक है, तो आई एवरेज बराबर कितना होगा? 0। अब इस बात को हमको प्रूव करना है कि जबरदस्ती कैसे लिख दिए? हम नहीं मानेंगे ऐसे, यही तो कहोगे ना, ऐसे कैसे लिख दिए? तो मैं बता रहा हूं कैसे लिखते हैं। तो इस बात को हम क्या करने चलते हैं? प्रूफ करने चलते हैं, इसकी गणना करते हैं कि ये कैसे आ गया। एक तरीके से नहीं, दो तरीके से बता देंगे। एक तरीके से नहीं, दो तरीके से बता देंगे। पहला तरीका एकदम आसान है, दूसरा तरीका थोड़ा सा दूसरी तरीके से है। क्लियर? अब क्या करेंगे, किसी क्षण मान लेते हैं t समय पर, किसी क्षण कितने समय पर? t समय पर, किसी क्षण t पर क्या? प्रत्यावर्ती धारा को किसी क्षण t पर
प्रत्यावर्ती धारा को क्या करते हैं, निम्न समीकरण द्वारा क्या किया जाता है, निम्न समीकरण द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। क्लियर। अब बताओ कौन सा समीकरण मैंने बताया था प्रत्यावर्ती धारा के लिए, कोई समीकरण बताया था कि नहीं बताया था। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए फार्मूला बोलो, आया था कि नहीं आया था, आया था ना, कि I बराबर किसके होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी के होता है। क्लियर है। अब हम करेंगे क्या, हमको औसत मान चाहिए, हमको क्या चाहिए, औसत मान चाहिए एक पूरे चक्कर के लिए ना, एक पूरे चक्कर के लिए। तो चूंकि इसलिए आई का एक पूर्ण क्या, एक पूर्ण चक्र में औसत, एक पूर्ण चक्र में क्या, औसत मान। ठीक है ना। तो बताओ एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान को हम क्या लिखेंगे, आई एवरेज लिखने वाले हैं। और आई एवरेज, अच्छा बताओ एक पूर्ण चक्र में कितना वैल्यू होता है, पहले ये बताओ। एक पूर्ण चक्र में टोटल वैल्यू कितनी होती है, कला कितनी होती है एक पूरे चक्र में, 2 पाई। एक पूरे चक्र, अच्छा ओमेगा टी को कल मैंने बताया था कला बोलते हैं ना, तो एक पूरे चक्र में कला कितनी होती है लास्ट में, भाई जब ऐसे गया था ऐसे, तो यहाँ पर लास्ट में 2 पाई तो आया था ना। तो एक पूर्ण चक्र में जो कला होती है वो 2 पाई होती है। कितनी होती है, 2 पाई होती है, पहले लेक्चर में मैंने बताया है। ठीक है। तो ओमेगा टी बराबर कितना है यहाँ पर, बोलो 2 पाई। तो यहाँ से आई बराबर फार्मूला क्या होता है, आई को हम लोग क्या लिखेंगे, आई एवरेज लिखेंगे कि नहीं। और आई एवरेज इक्वल टू यहाँ कितना लिखा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, कितना ओमेगा टी कितना है 2 पाई। तो यहाँ से आई एवरेज इक्वल टू क्या, आई नॉट। और जरा सा मुझे बताना, कल मैंने आप लोगों को साइन 2 पाई की वैल्यू बताई थी 0, कितनी होती है 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा आई एवरेज इक्वल टू क्या, 0 का आई नॉट से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बताओ यही तो लाना था हमको, यही हमको लाना था। और ये हो गया क्या, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो कितना होता है, 0 होता है। बोलो कोई दिक्कत, मुश्किल था, हवाबाजी में पूरा डेरिवेशन हो जाता है और डिफिकल्ट नहीं लगता है, क्यों। अच्छा एक वो भी है ना कि हम पहली सीढ़ी ना चढ़ें, दूसरी सीढ़ी ना चढ़ें, तीसरी सीढ़ी ना चढ़ें, चौथी सीढ़ी ना चढ़ें, सीधा हम छत पे पहुंचा दें, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। हमें एक दिन में कभी सफलता नहीं मिल सकती, बार बार कह रहा हूं, लगातार 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 धीरे 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 कदम को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलने वाली है, सफलता जो है वो मिलने वाली है। कैसे कैसे, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कदम को बढ़ाओ, लेकिन रेगुलर बढ़ाओ, नियम के साथ बढ़ाओ। ठीक है ना। पिज्जा सो रही हो, नीचे क्यों देख रही हो, ठीक है, आई बात समझ में। अब एक वैकल्पिक विधि भी है, एक दूसरी तरीके से भी हम प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को प्रूव करेंगे। ठीक है ना। एक दूसरा तरीका है, इससे भी सिखा दे रहे हैं, क्योंकि जब शॉर्ट में पूछेगा तो उस तरीके से करोगे, थोड़ा लॉन्ग में पूछेगा तो लॉन्ग मेथड से करेंगे। क्लियर। तो शुरू किया जाए, बोलो, अरे भैया बोलो तो, हाँ कसम खाए हो। प्रूफ करते हैं, गणना करते हैं, क्या करना है हमको, कि प्रत्यावर्ती धारा का आई एवरेज बराबर क्या लाना है, आई एवरेज बराबर क्या लाना है, बोलो, 0 लाना है। अच्छा आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी, हाँ
आई बराबर क्या होता है, बोलो क्यू अपान टी के होता है। तो आई बराबर क्यू अपान टी होता है, तो यहाँ बटे में टी को हम क्या लिखेंगे, बटे में टी को हम लोग बोलो कुल समय लिखेंगे कि नहीं, टी मतलब समय ना भाई, आई बराबर फार्मूला होता है क्या, क्यू अपान टी के, ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा है ना। तो बटे में टी को क्या बोलते हैं, कुल समय, और क्यू को क्या बोलेंगे, क्यू को बोलेंगे जीरो से कितना समय, टी समय है, तो जीरो से टी समय तक प्रवाहित होने वाला क्या, प्रवाहित होने वाला कुल आवेश कितना, क्यू, ऐसा मैंने लिख दिया बटे में। बताओ इतने बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो, आ? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अब आगे क्या करेंगे, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहां से हो जाएगा आई एवरेज जैसे लिखा रहने दो। अब हम समाकलन कर देंगे, क्यों, जीरो से टी टाइम प्रवाहित कर रहे हैं ना, तो जीरो से टी टाइम प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ जीरो से कितना रख देने वाले हैं, जीरो से कितना रख देने वाले हैं, टी टाइम रख देने वाले हैं। और बटे में क्या होगा, कुल समय है, तो कुल समय को कितना रख देंगे, टी, और क्या प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही, जब आवेश प्रवाहित होता तो उसे धारा कहते हैं ना, बोलो। तो यहाँ हम क्या लिख देने वाले हैं, आई लिख देने वाले हैं, कितना लिख देने वाले हैं, आई लिख देने वाले हैं। और यहाँ पर आई के साथ में क्या लगा देने वाले हैं, सपोज मैंने क्या लगा दिया, इस तरीके से dt लगा दिया, बोलो आई बात समझ में नहीं। तो यहां से कितना हो जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू, ठीक है, आई एवरेज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लगा है ना, लगा रहने दो, जीरो लिखा है लिखा रहने दो, टी लिखा है लिखा रहने दो। अभी थोड़ी देर पहले आई को मैंने क्या लिखा था, बोलो लिखा था कि नहीं लिखा था, आई का वैल्यू इतना था कि नहीं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी था ना, तो वही तो उठा के यहाँ पर रखा है, आई की जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या है dt, और बटे में क्या है, बटे में है कैपिटल टी। अब आगे क्या करेंगे, समाकलन करना है हमको, क्या करना है, तो ये टी देखो यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी कांस्टेंट है, तो इसको कहाँ लिख लेंगे, बाहर, तो अंदर बचेगा क्या इसके, जीरो कैपिटल टी, ये लिखा रहेगा, ठीक है। और साथ में और कौन बाहर आ जाएगा, आई नॉट भी बाहर आ जाएगा वन की जगह पर, तो अंदर सिर्फ बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। याद होगा मैंने कल बताया था कि डी के बगल जो लिखा रहता है वही अंदर रुकेगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, तो यहां से हमारा आई एवरेज इक्वल टू पता है कितना हो जाएगा, आई नॉट अपान कैपिटल टी हो जाएगा। अब साइन ओमेगा टी का इसका मतलब समाकलन, समाकलन का मतलब जोड़, समाकलन का मतलब जोड़, तो साइन ओमेगा टी का समाकलन करोगे तो मुझे पता है बायो वाले बच्चों को क्या होगी, दिक्कत होगी। तो सीधा सीधा जानो कि जब भी आपको साइन ओमेगा टी का समाकलन करना रहे, तो इसका जो समाकलन होता है पता है वो क्या होता है, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा। क्लियर। अब ये कैसे आया, हमको लगता है पूछो मत तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे बायो वाले बच्चे हो, मैं सिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं अभी बता दूंगा ऐसा होता है, लेकिन कोई मतलब है अभी के लिए नहीं। सीधा सीधा हम जानते हैं साइन ओमेगा टी का समाकलन इतना होता है, इसको माइंड में बैठा के रख लो, जहां यूज हो वहां पर यूज कर लो, ठीक है। तो बोलो साइन ओमेगा टी के समाकलन को क्या लिखेंगे, माइनस का कॉस ओमेगा टी और अपान में क्या ओमेगा, और इस तरीके से ब्रैकेट बंद हो जाएगा और जीरो कैपिटल टी इस तरीके से लगा देंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में, इतनी बात समझ में आया, बोलो ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आई एवरेज इक्वल टू, ठीक है, आई नॉट अपान कैपिटल टी
और साथ में क्या है, बोलो, साथ में ओमेगा है ना, नहीं तो इसको डब्ल्यू पढ़ो सब लोग, ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा बाहर आ गया। dt समाकलन हो जाता है तो dt हट जाता है, ठीक है, समाकलन हो जाता है तो वो हट जाता है, जब तक ये सिंबल लगेगा तब तक dt, और जैसे ये सिंबल हटा तैसे dt भी गया, इसका मतलब समाकलन हो गया। जैसे dt हटा तो देखो यहाँ से ये वाला चिन्ह भी हट गया ना, जैसे यहाँ dt नहीं लिखा तो यहाँ ये वाला चिन्ह भी तो नहीं लिखा है, तो इसका मतलब समाकलन हो चुका, ठीक है। तो अब इस ओमेगा को बाहर लिख लिया तो अंदर सिर्फ बचेगा कितना, अंदर बचेगा माइनस का कॉस ओमेगा, और यहाँ पर देखो स्मॉल टी है ना, तो जहां स्मॉल टी है वहां पर कैपिटल टी लिखेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, कॉस ओमेगा लिखा है लिख देंगे, और उसके बाद जहां टी है वहां कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। बोलो कोई दिक्कत इतने में, आई ये बात समझ में। आगे क्या हो जाएगा, आई एवरेज, देखते रहना ध्यान से कर क्या रहा हूं ना, तो आई एवरेज इक्वल टू हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, आई नॉट अपान में टी ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस का, अच्छा ओमेगा में से 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो बताओ यहाँ -1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है ना। और एक फार्मूला और जानना, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन 2 पाई होता है एक चक्कर के लिए, और समय कितना t, एक चक्कर में कितना विस्थापन होता है 2 पाई ना, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, कोणीय वेग है तो विस्थापन कोणीय और बटा समय, तो बताओ ओमेगा को 2 पाई अपान कैपिटल टी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो यहां पर देखो, या एक बार ऐसे लिखा रहने दो, माइनस लगा है लगा दो, कॉस ओमेगा को कितना लिख सकता हूं 2 पाई अपान कैपिटल टी, और साथ में क्या है टी, क्लियर। माइनस का कॉस कितना होगा 0 होगा, ठीक है। बोलो यहाँ टी से टी क्या हो गया कैंसिल, तब हमारा जो है आई एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट अपान में कितना टी ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस अगर कॉमन कर लूं, माइनस अगर क्या कर लूं कॉमन कर लूं, तो माइनस यहाँ लग जाएगा, बोलो, तो अंदर क्या बचेगा cos 2 पाई, और cos 2 पाई का मान कितना होता है -1, क्लियर। cos 2 पाई का मान कितना होता है माइनस का 1 होता है, और ये माइनस कॉमन हो गया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो बताओ 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो 0 हो गया ना ये इतना, और 0 से इतने का पूरे का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बताओ आई एवरेज इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, तो बोलो कोई दिक्कत। और ये इस बात का क्या हो गया, ये इस बात का जो है वो क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्लियर, कि क्या एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो है हमारा वो कितना आने वाला है, एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो क्या आएगा 0 आएगा। बोलो आया बात समझ में कि नहीं। अब मसला क्या है, घर जाके भूल जाओगे कहाँ पे कैसे कैसे किए थे, तो समस्या का समाधान है भी तुम्हारे पास, भूल गए कि सर यहाँ पे कैसे किए थे, अभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते और ऑनलाइन की कोई सुविधा तुम्हारे पास ना होती, सर क्या पढ़ा दिए यहाँ पे कुछ बताए थे भूल ही गए, अब दोबारा पूछबे तो हो सकता बतावे कि ना बताए, क्लास में अगर हम डिस्टर्ब करें तो हो सकता है सर गुस्सा आ जाए, तो सारी समस्या को छोड़ो, हम सर से पूछबे नहीं करेंगे। क्यों भाई, जाओ घर पे वीडियो को ओपन करो और देखो कैसे कैसे क्या क्या किए थे, बोलो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो बस इतना सा फायदा है, बाकी पढ़ाते तो सब हैं, पढ़ाते तो सब अच्छा है, मेहनत तो सभी करते हैं ना, कोई भी नहीं चाहता हमारे बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाए, सब अपने जिसको जितना आता है उतना जुट के पढ़ाता है, लेकिन फैसिलिटी के मामले में थोड़ा सा हम उन लोगों से आगे हैं, है कि नहीं है, खुद ही बताओ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो है वो 0 होता है। तो एक बात को ध्यान में रखना, एक बात को क्या करना
ध्यान में रखना कि अगर हमको पढ़ाई करना है, क्या करना है, अगर हमको पढ़ाई करना है और अच्छे से करना है, क्या करना है, अच्छे से करना है, तो सीधी बात जानो, सीधी बात ये जानो कि 100% हम अपना दे रहे हैं, टीचर तुमको अपना 100% दे रहा है, क्लियर। लेकिन उसी 100% मेहनत को छात्र और छात्रा जो भी हैं उनको भी करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, तब जाके हमारा जो रिजल्ट होता है वो भी क्या होता है, वो भी हमारा 100% आता है। और इस काम को करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, रिवीजन सबसे जरूरी, रिवीजन है, रिवीजन करना पड़ेगा जितना पढ़ाया जाए, ठीक है ना। और टेस्ट खुद का लेने की कोशिश करो, क्योंकि खुद को खुद से बेहतर कोई जान नहीं सकता। तुम हमारे साथ चीटिंग कर सकते हो, सबके साथ चीटिंग कर सकते हो, लेकिन तुम कभी अपने साथ चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको पता है भैया हम कितने पानी में हैं, है ना। और जब ऐसा लगे कि हाँ हम बेकार हैं वास्तव में, तो उस समय थोड़ा सा माइंड को सोचना, थोड़ा सा गहन चिंतन करना कि क्या करेंगे भविष्य में फिर। तो थोड़ा सा चिंता करके बस लग जाना, 2 साल 3 साल जम के मेहनत कर दोगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, रोल चेंज हो जाएगा, गोल चेंज हो जाएगा। लेकिन हर चीज सफलता समय मांगती है, और एक समय ऐसा आएगा ना जब सफलता मिलने वाली रहेगी, तो तुम्हारे अंदर घमंड आने से कोई रोक नहीं सकता। तब तुम्हारे अंदर घमंड आना कंपलसरी ही है जब सफलता आने वाली रहती है, क्योंकि तो वो तुम्हारे द्वारा किया गया मेहनत है, वो घमंड उसको हम नहीं कहते, वो तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत, आत्मविश्वास बोलता है अंदर से। और जो कह ले आज बहुत घमंडी, तो हमको कोई कहे घमंडी, हम तो कहते हैं हम बहुत हैं कोई मुश्किल नहीं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, जिस दिन सफलता आने वाली रहती है उसके ठीक कुछ समय पहले, 5 महीने 6 महीने, इतनी मुसीबत आ जाएगी लगता है मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन सारे प्रयास के बाद जो लगा रहता है, तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, एक दिन उसे ही सफलता मिलती है। क्या पता तुम 99 पे पहुंच के वहां से छोड़ दो अपने आप को किसी काम को करने से, बस जहां 99 पहुंचे एक कदम और बढ़ाना है, वो सबसे डिफिकल्ट कदम है, कि अब लगता है अब मुझे छोड़ ही देना चाहिए, अब मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा है। तो वही जब ऐसा लगने लग जाए, समझ लेना तुम्हारी सफलता तुम्हारे नजदीक है। जब किसी चीज को छोड़ के जाने का मन करे तो समझ लो सफलता तुम्हारी नजदीक है। भाई इतने साल तुमने मेहनत की है, थोड़ा और सही, है कि नहीं। और हम तो यही कहते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि जिसने काम किया हो और रिजल्ट ना मिला। भैया इतना सा काम करोगे इतने तो मिलेगा। पापा 10 रुपए मांगते हो तो 5 मिल जाता है कि नहीं, 10 तो नहीं देते होंगे, 10 मांगे तो हम 5 देते थे, 10 नहीं देते थे, 20 मांगो तो 10 देते थे, 30 मांगो तो, मांगना है तो इतना मांगो, इतना तो मिल ही जाएगा ना। तो कुछ चाहिए तो इतनी बड़ी तैयारी करो, ये मिल जाएगा। और जब तैयारी इतनी करोगे तो इतना ही मिलेगा, 4 पन्ना पढ़ो तो ये करेगा, ठीक है। और पढ़ाई का भी तरीका होता है, बाकी फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में सिर्फ क्या करना है, तुमको कॉन्सेप्ट समझना है, डेरिवेशंस तैयार करने हैं, न्यूमेरिकल, 3 चीज है फिजिक्स में। और क्या है बताओ, 3 टॉपिक, कुछ और कुछ है नहीं। तो बस इतनी सी बात है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तुमको लगता होगा सर आते हैं यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, आधे घंटे 1 घंटे जो भी है, इतना डायलॉग मार देते हैं, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, और लेकिन जरा सा ये सोचो
कि ये सब जो कंटेंट तुम लोग पढ़ रहे हो, ये सब बनाने में टाइम कितना लगता होगा? क्यों भाई, ये सब बनाने में टाइम कितना लगता होगा, ये पता है? हिंदी टाइपिंग करनी कितनी मुश्किल है? इंग्लिश लिख लेना तो आसान है, ABCD उसमें लिखा रहता है, लेकिन हिंदी लिखना बहुत ही मुश्किल है। क्यों, है कि नहीं? तो खुद ही समझ सकते हो। एडिटर भी खुद ही हूं, टीचर भी खुद ही हूं, थंबनेल मेकर भी खुद ही हूं, कैमरामैन भी खुद ही हूं। अब बताओ, और यहां तक का घर का भी काम करना रहता। तो तुम लोग को तो सिर्फ पढ़ना है शायद से। हाँ, मानते हैं थोड़ा चूल्हा चौका बर्तन करना पड़ता होगा, वो तो सबके घर का काम है। नहीं करोगे तो खाना ही नहीं बनेगा। कौन नहीं करता है घर का काम? ऐसा नहीं है कि सिर्फ छात्राएं करती हैं, छात्र भी तो करते हैं। कहीं बाहर पढ़ाई के समय में दौड़ में चले जाते हैं, कहीं बाहर चले गए पढ़ने, तो बताओ बनाते हैं खाते हैं कि नहीं, धुलते हैं बर्तन की नहीं? तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ किस लिए, कुछ बनने के लिए ही ये सब करना पड़ता है। तो बताओ, आराम चाहिए कि मेहनत करना चाहते हो? हर्ष, तुम्हारे लिए ये सब समझा रहे हैं कि तुमको सुधारना है, चाहे जैसे सुधारना है। जब तक ना समझ में आए वीडियो देखो ना, ये सब आएगा नहीं कैसे यार? कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। कोई जरूरत है, तुम बताओ मुझे। दिन भर पढ़ना चाहते हो, आओ, कोई दिक्कत नहीं, हम दिन भर बैठा कर पढ़ाएंगे। तुम एक बार कहो तो, हाँ सर हम पढ़ना चाहते हैं, है ना? तो करो मेहनत, ज्यादा नहीं कुछ तो मिल जाएगा ना। ठीक है, तो एक से एक बच्चे होते हैं, काफी काफी कमजोर हैं, बहुत अच्छे बन गए हैं। जरूरी नहीं कि सब बहुत तेज थे। मेरा क्लास 8 में मैथ में आया था 100 में 13 नंबर। क्लास 8 में मैथ में आया था 100 में 13 नंबर, मैंने मार्कशीट फाड़ के फेंक दी। वास्तव में तुम लोग को मजाक लग रहा होगा, मैंने फाड़ के फेंक दी मार्कशीट, और घर पे गया बताया कि साइकिल में पीछे लगाए हुए थे, कोई निकाल लिया होगा या रास्ते में गिर गया होगा। लेकिन अब मैं यहां तक कि तुम लोग को समझ लो टीच कर रहा हूं, कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। क्यों? मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं कहा था कभी पढ़ने पढ़ाने वाला काम नहीं करना चाहूंगा। जिससे भागो वही मिलता है। आज तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, मुझे खुद ही नहीं पता है कि ऐसे हो पाया। एक समय 100 में 13 नंबर आता था मैथ में, कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज हाई स्कूल में नहीं है, सिर्फ 79 है। इंटर में कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं, सिर्फ 69 है। हमसे ज्यादा तो हमारे बच्चे ले आते हैं, लाए भी है। लेकिन सब मेहनत ही बताती है। और यही कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह में आ जाऊं तो लोगों को लगेगा कि हाँ तब सफलता मिली है। लोग मतलब तब सोचते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, जब जॉब मिल जाती है। तो जॉब मिलने के बाद एक सम्मान मिल जाता है, समझ लो। बाकी प्राइवेट काम करोगे तो कोई मतलब नहीं है। देखते ही वो प्राइवेट स्कूलों की स्थिति क्या है। वो ये भी नहीं चाहते कि कोई टीचर जाके बच्चों को सही से पढ़ा भी दे, नहीं चाहता मैनेजमेंट। वो चाहता है सिर्फ सिलेबस खत्म कराओ टाइम से, बच्चे को कुछ आए हो चाहे ना आए, और उसके बाद रिजल्ट खराब हो तो टीचर को ही आप पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। इस अपना नियम सही है ही नहीं भाई। एक टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उससे बेहतर कोई मैनेजमेंट नहीं जान सकता कि चीजों को कैसे पढ़ाना। लेकिन अभी बोल लो तो टीचर खराब, विद्यालय छोड़ दो तो टीचर खराब। जब तक उनके विद्यालय में पढ़ाओ टीचर अच्छा होता है। जिस दिन विद्यालय छोड़ दो तुम्हारे ऊपर इतने प्रश्न उठा देंगे कि देखते ही होगे, टीचर पढ़ा नहीं पाते। और उसके बाद हो सकता है 2-4 बात और तुमने बता दे, ऐसे थे वैसे थे, सही नहीं थे, पता नहीं, दुनिया भर का नाटक नौटंकी। लेकिन अच्छे व्यक्तियों को पहचान की जरूरत होती नहीं है।
वो अपना आशियाना खुद ही बना लेते हैं। झोपड़ी में सत्य के राह पे चलो, झोपड़ी में रहना मंजूर है लेकिन गलत का साथ देना मंजूर नहीं। और कौन क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। अगर गिरगिट हमेशा रंग बदलना जानता है तो एक समय आता है कि वो रंग बदल भी नहीं पाता। क्यों? तो कोई मतलब कुछ किसी के साथ बुरा करता है ना, तो सीधे से एक बात माइंड में जान के रख लो, एक बार किया बार बार नहीं कर पाएगा। एक बार किया उसके बाद तुम उसके साथ कभी नजर मिला नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। और हम तो कह रहे हैं तुम लोग आपस में हो, एक दूसरे को, सबसे बेहतर तरीका है तैयारी को बेहतर करने का कि तुम उनकी किताब उनको समझाने का काम करो, जो ना आए तुम उनको समझाने का काम करो, दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करो। पढ़ाने से चीजें माइंड में ज्यादा अच्छी हो जाती हैं, रिवीजन अच्छा हो जाता है। किसी कमजोर बच्चे को ले लो बगल में बैठ के, आओ मैं तुमको पढ़ाता हूँ, ये डेरिवेशन ऐसे 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 होगा, सीखते जाओगे। और यही सब था, यही सब करता था जब टीचर मैथ पढ़ाते थे हम लोग को क्लास में, तब हम लोग क्लास में ही पढ़ाते थे। कोचिंग से पढ़ के जाए 4 सवाल, बस वही बोर्ड पे पढ़ाएं। कोचिंग में आगे आगे चलता था, स्कूल में पीछे पीछे चलता था। तो उसी सब की वजह से थोड़ा सा सुधार हो गया। तो हमें लगता है पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने से चीजें आती हैं। अमिता नींद आ रही है? आ रही है, मैं देख रहा हूँ। चलो अब देखो, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। बोलो ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, चलो इसके बारे में हम क्या करते हैं देखते हैं, और इसी टॉपिक को करा के आज की क्लास को ही रोक देंगे, ठीक है ना। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारे डेरिवेशन जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो वाला भी ये वाला भी, इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन तो हर साल आता है, चाहे एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन आ जाए, चाहे एलसीआर सर्किट का न्यूमेरिकल आ जाए। चेक कर लेना, कोई भी ऐसा मॉडल पेपर नहीं जिसमें एलसीआर सर्किट से जुड़ा ना आए। लेकिन वो तभी एलसीआर सर्किट अच्छे से सीखोगे जब पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ते चलोगे। 7 सर्किट होती है जिसमें मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो है वो एलसीआर सर्किट है। समझ लो एकदम क्रिमिनल टाइप का है। आता है तो बच्चे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि स्टार्ट में 2-3-4 चैप्टर बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, लास्ट वाला प्रिपरेशन नहीं करते। और इसी वजह से एक चैप्टर पढ़ो लेकिन एक तरफ से खत्म करते चलो, ताकि उस चैप्टर से कुछ आए तो नंबर तो आ जाए। नहीं पता चला आधा पढ़ लिया, जो नहीं पढ़े वही आ गया पेपर में, गया। चलो, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है। कि एक क्या एक कि एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में कह रहा है ना, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मतलब आई स्क्वायर है ना, धारा का वर्ग। तो एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य, माध्य लिखा है ना, अरे वो माध्य होगा, सही कर लेना यहां, ठीक है। एक पूर्ण चक्र में वर्ग मतलब आई स्क्वायर के माध्य मतलब माध्य है ना। तो आई स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर के माध्य के क्या, वर्गमूल, माध्य के वर्गमूल को माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, क्या गुंडा बनेगा रे, ठीक है। ज्यादा सर टच हो जाता है तो उससे भी चलने लगता है।
समझ में आया क्या कि एक पूर्ण चक्र में धारा के स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को, क्या धारा के स्क्वायर मतलब आई के स्क्वायर के माध्य वैल्यू को, ठीक है, और उसके वर्गमूल को, माध्य मतलब बटे दो, माध्य मतलब बटे दो। बताओ मान लो 1 से लेकर 5 तक संख्या लिखी है तो उसका माध्य कितना होगा? 2.5। कितना होगा? तो 2.5 कैसे आएगा? बटे 2 करने से 2.5 आ जाएगा कि नहीं? 4 का माध्य क्या होगा? बटे 2 करोगे तो 2, 4 का आधा 2 ना, तो आधे को माध्य बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो ध्यान देना है मेरी इन्हीं बातों को, और एक रिलेशन बनाते हैं और उसको प्रूव करते हैं, जिसका फार्मूला आता है क्या पता है? इसका फार्मूला आएगा आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपान रूट 2। यही होता है फार्मूला। किसका फार्मूला? वर्ग माध्य मूल, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान धारा का क्या होता है? आई नॉट अपान रूट 2। और इसी बात को हमको क्या करना है? इसी बात को हमको यहाँ पर क्या करना है? प्रूव करना है, और बहुत ही आसानी से करा देंगे, कोई मुश्किल वाली बात होने वाली नहीं है। बोलो कोई दिक्कत इतने में? हाँ बोलो कोई दिक्कत? शुरू किया जाए? तो यहां से शुरू करेंगे हम, ठीक है, ध्यान देना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसको आई आर एम एस से। किससे शुरुआत करते हैं? आई आर एम एस से शुरुआत करते हैं, मतलब रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, ध्यान देना सब लोग। तो आई आर एम एस बराबर हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या? आई स्क्वायर, आई स्क्वायर बोला है ना, और इसका क्या, साथ में यहां डी टी लगा देता हूं, ठीक है, जैसे तभी किए थे वैसे किए थे, मतलब आई डी टी लिखा था तो आई डी टी लिखा, लेकिन यहाँ आई का क्या होगा? स्क्वायर होगा, ठीक है। और बटे में क्या था? तभी बटे में टी था ना, इससे पहले वाले में। और कह रहा है वर्ग मूल, पूरे का वर्गमूल, पूरे का क्या? वर्गमूल। बताओ ये समझ में आया? इतना जो लिखा है वही मैंने यहां कर दिया, ठीक है। अब काम हम लोग वही शुरू करेंगे जैसे तभी किए थे। क्या? ध्यान देना। ठीक है, शुरू करें। तो अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देने वाले हैं। दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर क्या लिखा है? आई आर एम एस, और वर्ग करोगे तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। बराबर लगा है, लगा दूंगा। इधर भी पूरे पर क्या लगेगा? होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? आई स्क्वायर अपान में कितना? टी, और इंटू कितना? डी टी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम लोग इसी का जो है समाकलन कर देंगे, वही 0 से कितना टाइम पर? टी टाइम पर, जैसे तभी किया था। क्लियर? तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका? आई आर एम एस का जो है वो क्या? स्क्वायर बराबर, सिंबल ऐसे लगा है तो इसको ऐसे लगा दूंगा। आई का वैल्यू क्या होता है? बोलो कितनी बार बताऊं? पढ़े हैं ना अभी थोड़ी देर पहले। और इसके पूरे का क्या? स्क्वायर, स्क्वायर, और बचे में क्या? बचे में हो जाएगा टी, ठीक है। अरे ठीक है, क्लियर? तो यहां से कितना हो जाएगा? आई आर एम एस का बराबर किसके होगा? टी को बाहर कर लूं जैसे तभी किया था,
तो टी को बाहर करूंगा तो आई नॉट का स्क्वायर भी तो बाहर आ जाएगा, इस आई नॉट के ऊपर स्क्वायर लगा ये भी बाहर आ जाएगा और बचे में क्या टी भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर बचेगा क्या 0 टू कैपिटल टी और साइन के ऊपर भी क्या लगेगा स्क्वायर। भाई स्क्वायर पूरे पर लगा है तो आई नॉट पर भी लगेगा साइन पर भी लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कोई मुश्किल आया? अब हम क्या करेंगे समाकलन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? समाकलन करने वाले हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा समाकलन में बाद में कर लेता हूं, पहले ध्यान देना। काई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा कैपिटल टी हो जाएगा और उसके बाद लिमिट कितनी है 0 टू कैपिटल टी। कभी क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, था 11th की सिलेबस में, और वहां पर एक फार्मूला बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ा होगा ऐसे क्लास 11th में मैथ में। अब जो बच्चे बायो लिए हैं नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ ऐसा होता है। अब मैं अगर इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर, और इधर 1 ये कॉस थीटा इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। और यहाँ ये 2 जो है अगर यहाँ से 2 हटा दूं, कहने का मतलब 2 हटा दूं तो 2 कहाँ आ जाएगा पूरे के बटे में। तो बताओ मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह अच्छा लिखा क्या है, थीटा की जगह यहाँ ओमेगा टी लिखा है, तो जहां जहां थीटा होगा वहां क्या लिख दूंगा ओमेगा टी लिख दूंगा। तो 1 माइनस कॉस 2 और थीटा बोले तो ओमेगा टी, ठीक है, और साथ में कितना डी टी और बचे में कितना अपान 2। बोलो ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? हटा दूं इसको कि लिखा रहने दूं? चलो ठीक है, तो इधर ही से कितना हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर बराबर अपान में कितना कैपिटल टी। अच्छा 2 को बाहर लिख लूं, टी का बाहर लिख लें तो 2 टी को बाहर लिख दिया 2 टी, तो यहाँ 0 टू कैपिटल कितना टी। समाकलन करूं? पहले एक बार लिख लेता हूं तो 1 माइनस कितना कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। बात समझ में आया? तो आगे क्या हो जाएगा, तो इधर से हो जाएगा आई आर एम एस का क्या स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपान में 2 कैपिटल टी। क्लियर? और इस तरीके से अब हम क्या लगा देंगे, समाकलन करने जा रहा हूं तो मैंने बताया है समाकलन करूंगा तो क्या लग जाएगा, ये हट जाएगा और लगा दूंगा क्या ब्रैकेट, और साथ में कौन हटेगा dt। समाकलन जब हो जाता है तो सब हट जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे कर रहा हूं, पता है 1 का समाकलन, देखो कुछ बातें बता रहा हूं। x का अवकलन होता है 1, x का अवकलन होता है 1 कब, जब x dx होता है तब 1 होता है अवकलन। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, जैसे साइन का अवकलन कॉस, तो कॉस का समाकलन साइन, उल्टा होता है एक दूसरे का। तो हम कह रहे हैं x का अवकलन 1, तो 1 का समाकलन क्या x, 1 का समाकलन क्या x, लेकिन यहाँ dx लिखा है तो 1 का समाकलन क्या होगा x होगा। अगर यहाँ dt लिखा होता तो x 1 का समाकलन क्या होता t होता। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, तो यहाँ देखो dt लिखा है तो यहाँ 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन t होगा कि नहीं होगा? होगा। क्लियर? आगे क्या लगा है माइनस कॉस थीटा 2 ओमेगा टी को थीटा मानो, इस 2 ओमेगा टी को क्या मानो थीटा मानो। अच्छा नहीं जानते हो, मैं इसको भी मैं सीधे सीधे कह दे रहा हूं कि कॉस 2 ओमेगा टी का समाकलन करोगे तो पता है इसका समाकलन करने पर इसका जो वैल्यू आएगा
वो आपका आएगा माइनस का साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा। ये जानकारी रखो कि जब भी यहाँ cos 2 ओमेगा टी का समाकलन करोगे कितना आएगा, माइनस का साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा। तो बोलो यहाँ से cos 2 ओमेगा टी को इतना लिख दूं, लिख दूं? ये देखो लिखा है ना, यहाँ पे देखना स्क्रीन पे जो काम कर रहे हैं, cos 2 ओमेगा टी को माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा लिख दूंगा। तो देखो cos 2 ओमेगा टी जहां लिखा है वहां कितना लिखूंगा, बोलो यहाँ कितना लिखूंगा, नैन्सी कितना लिखूंगा बोलो, cos 2 ओमेगा टी की जगह पर। नहीं समझ रही हो ना, देख रहा था। cos 2 ओमेगा टी का जगह कितना लिखोगे, बोलो बोलो क्या हुआ, ये लिखा है ना, देख के बोलो इसको, माइनस ना, माइनस साइन कितना 2 ओमेगा टी और अपान में कितना, अपान में 2 ओमेगा, इस तरीके से, और ब्रैकेट क्लोज, जीरो तो लिमिट कितना लिखा था, कैपिटल टी। फिजा आया समझ में, कोई दिक्कत? तो इतना आ गया साइन 2 ओमेगा टी और अपान कितना 2 ओमेगा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर यहां से हम ओमेगा को पहले लिमिट रख देता हूं, क्या रख देता हूं पहले, लिमिट रख देता हूं। बहुत मुश्किल है, टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा 0 टू कैपिटल टी। ठीक है, अब देखो आगे क्या करता हूं मैं। अच्छा, कॉस का समाकलन यहाँ पर माइनस नहीं होता है, कॉस का समाकलन सिर्फ साइन होता है, ठीक है, माइनस नहीं होता है, बराबर होता है, सिर्फ साइन होता है। ठीक है, अब देखो करने जा रहा हूं आगे क्या, तो आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा 2 कैपिटल टी। जहां जहां स्मॉल टी है वहां पर अपर लिमिट रखोगे कितना, कैपिटल टी, उसके बाद माइनस लगाओगे, लोअर लिमिट रखोगे ना, तो इस टी की जगह पर बताओ जीरो रखेंगे कि नहीं रखेंगे, जीरो रखने का कोई मतलब नहीं है, तो नहीं रखेंगे, माइनस लगा है लगा दूंगा। अब देखो साइन साइन 2 ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, 2 पाई अपान कैपिटल टी, लिख सकता हूं कि नहीं, और जहां टी है यहां भी तो अपर लिमिट रखना पड़ेगा, कहो रखना पड़ेगा कि नहीं, तो यहां भी क्या हो जाएगा कैपिटल टी, और माइनस लगाऊंगा, फिर जहां टी है वहां जीरो रखूंगा, तो पूरा तो जीरो हो जाएगा इधर, बोलो भाई, साइन 2 ओमेगा लिखा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे, फिर आगे माइनस लगा के फिर इतना लिखेंगे, एस टी की जगह जीरो रखेंगे, तो आगे पूरा जीरो ही तो आएगा ना, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं समझता हूं मैं, ऐसे छोड़ दिया। क्लियर, बोलो, और बचे में क्या लिखा है, बोलो, पूरे के बचे में 2 ओमेगा ऐसे लिखा है, तो टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना ये बताओ, क्या, जाओ फिर, और क्या, जब पढ़ना ही नहीं है, जब तुमको पता है कि आई आर एम एस का स्कोर नहीं, 8 क्या मतलब आगे पीछे हो जाता है, डेली जानते हो, कभी टाइम देख के पढ़ाया नहीं आज तक, 10th से पढ़ते आ रहे हो फिर भी। तो आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर, जाओ घर से पढ़ लेना जाओ, आई नॉट अपान बचे में कितना है 2t, 2 कैपिटल कितना है t है, ठीक है, और आगे साथ में क्या लिखूंगा, कैपिटल t है, तो यहां पर ब्रैकेट में कैपिटल t माइनस कितना, माइनस का साइन, देखो 2 पाई मतलब 360, और 360 दूना 700 कितना 720, कितना 720, और 720 का मान होता है 0, 720 का मान कितना होता है 0 होता है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इतने के नीचे इतने का मान 0 आ गया, आया,
और 0/2 ओमेगा भी 0 ही होगा ना, तो t-0 हो गया। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नॉट अपान में 2 कैपिटल कितना टी, और साथ में क्या लिखा है कैपिटल टी। बोलो टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आई नॉट अपान कितना 2 आ गया। बोलो आ गया इतना ना। अब आगे क्या करूंगा, हमको लाना है आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपान √2, ठीक है ना। और यहाँ आई नॉट पर स्क्वायर सब जगह लगा है, क्यों, यहाँ पर देखो आई नॉट पर सब जगह क्या लगा है स्क्वायर। तो अब इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर पूरे पर क्या लग जाएगा रूट, तो यहाँ आई आर एम एस बराबर हो जाएगा। अब देखो ऐसे लिख सकता हूं इसको कि नहीं, आई नॉट अपान √2 और इसको √2 अलग अलग लिख लिया दोनों को, ठीक है। अब बताओ स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट हो गया, और बटे में बेटा आपका क्या हो गया √2 हो गया। बताओ आ गया, वही लाना था, आसान था क्या। छोटा बम बड़ा धमाका करता है, लेकिन बड़ा बम भी बड़ा धमाका करता है, क्यों, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा आ गया प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब पेपर में पता है दूसरी तरीके से इसी को पूछ लेगा, पेपर में इसी को दूसरी तरीके से कैसे पूछेगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। जहां धारा है वहां विभव दे देगा, जहां धारा है वहां वोल्टता लिख सकता है, या फिर विद्युत वाहक बल लिख सकता है। तब जब विद्युत वाहक बल कहेगा तो जहां जहां आई है वहां वहां ई हो जाएगा, समझे। जब प्रत्यावर्ती वोल्टता कहेगा तो जहां जहां आई है वहां वहां सब जगह क्या कर देना, वी कर देना है। आसान है, कुछ करना ही नहीं है, एक काम 3 सॉल्यूशन, ठीक है, एक काम 3 सॉल्यूशन। इस तरीके से करोगे तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहां आई है वहां ई कर देना, जहां ई आई है वहां वी कर देना। वी कब करना, जब वोल्टेज के लिए पूछेगा। ई कब करना, जब विद्युत वाहक बल के लिए कहेगा, और धारा के लिए उसका सॉल्यूशन तो है ही है। क्लियर, ठीक है। अब इसी को अगर पेपर में ऐसे कहते प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वी आर एम एस लिखेंगे। तब वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, तब वी नॉट अपान √2 तब हो जाएगा। तो वोल्टेज के लिए ये होता है, धारा के लिए ये होता है। और एक बात जानकारी में रखना, क्या कि यहां से आई आर एम एस बराबर क्या होता है, हाँ आई नॉट ऐसे अगर लिख दूं तो यहाँ कुछ नहीं तो एक, और एक में √2 से भाग करोगे तो आएगा 0.707। कितना आएगा 0.707, और साथ में क्या आई नॉट। तो अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कितना होता है मान, आई आर एम एस का मान कितना होता है 0.707 आई नॉट। और यहाँ आई नॉट को क्या बोलते हैं, धारा का शिखर मान बोलते हैं। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और यहाँ वी आर एम एस का भी मान कितना होगा, वी नॉट 0.707 वी नॉट, तो इसका भी उतना ही होता है, ठीक है। और यहाँ वी नॉट को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता का क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो आगे का जो है आज के लेक्चर में भी ये बचा हुआ है, अभी कुछ सस्ते सस्ते न्यूमेरिकल कराने हैं। इसी फार्मूले जो मैंने किए हैं इसी से जुड़े कुछ सस्ते न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे। कहो तो करवा दूं, नहीं तो जाना हो तो बताओ। हाँ 8 बज गए, तुम्हारा स्कूल तुम्ही लोग को प्यारा हो, ठीक है। चलो फिर कोई नहीं, तो बोलो क्लासेस समझ में आई, बोलो क्लासेस समझ में आई कि नहीं आई, बढ़िया, शानदार। तो अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को सारे बच्चे क्या करेंगे, क्या करेंगे, लाइक।
समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो क्या करेंगे, कमेंट भी करना है। और बहुत अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को सबके पास थोड़े करना है, पापा थोड़े तुम्हारे पढ़िए, लेकिन उन बच्चों के पास भी वीडियो को शेयर करो जो पढ़ने वाले हैं। आप अपना फर्ज निभाओ, बाकी उनका काम है, पढ़े हो चाहे ना पढ़े। ठीक है, तो क्लासेस को जो है खत्म किया जाए द एंड। तो कोई ऐसा नहीं कि एक ही दिन ऐसी क्लासेस चलती हैं दूसरे दिन अच्छी नहीं लगती हैं, डेली ऐसे ही चलती हैं, डेली ऐसे ही चलती हैं। ठीक है, तो करते हैं क्लासेस को यहीं पे हम क्या उम्मीद करेंगे कि घर पे जाके अच्छे से एक बार फिर से पढ़ोगे और वीडियो देख के कॉपी पे लिखोगे। तब तक के लिए हम क्लासेस को खत्म करते हैं और जाते जाते कुछ तड़कता भड़कता होना चाहिए। क्यों, क्या कुछ भी, कुछ याद भी तो नहीं है आज हमको। क्या कि हम चाहते हैं आपके चेहरे पर खुशी देखना। हा? हम चाहते हैं आपके चेहरे पर, एक टीचर एक बच्चे के लिए बोल रहा है ना, कि हम चाहते हैं आपके चेहरे पर खुशी देखना, आपके हर एक गम को अपना समझकर देखना। वैसे तो फरिश्ता तो नहीं है, मगर हाँ इतना कहते हैं उम्मीदों पर उतरेंगे खड़ा, आजमा के देखना। इसी शुभकामनाओं के साथ आपकी क्लासेस को बेटा हम आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे आप सभी के साथ लेकर आएंगे एक ताबड़तोड़ अंदाज में एक बेहतरीन क्लास एक बार फिर से। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।